तो बजिंग स्टॉक में सबसे पहले बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। हालांकि अभी रचित सर से इस बारे में बात हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की डिटेल रख देते क्योंकि शेयर बज़ में है। 2026 की पहली छमाही में जियो का आईपीओ आ सकता है और ये जो आईपीओ का साइज़ होगा वो 58,000 करोड़ से 67,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, जो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। इसके अलावा एआई के लिए नई सब्सिडरी कंपनी के गठन की घोषणा भी की गई है। रिलायंस इंटेलिजेंस मिशन के नाम से जो है ये सब्सिडरी होने वाली है। इस एआई सब्सिडरी ने मेटा और गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। इसके अलावा मेटा के साथ जेवी का भी ऐलान किया है, जिसमें आरआईएल का 70% और मेटा का 30% हिस्सा होगा। Q4 25 के अंत तक दोनों जेवी पार्टनर जो हैं वो 855 करोड़ रुपए तक का निवेश करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही 2027 तक एबिटा को डबल करने का जो है वो लक्ष्य रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से रखा गया है। अगले 12 महीने में आरसीपीएल को 25 देशों तक भी ले जाने का यहाँ पर कंपनी ने टारगेट रखा है और 5 साल में आरसीपीएल के 1 लाख करोड़ रेवेन्यू की भी यहाँ पर संभावना है। इसके अलावा कच्छ में 5.5 लाख एकड़ का सोलर प्रोजेक्ट कंपनी लगाने की प्लानिंग में है, जो सिंगापुर के साइज से 3 गुना बड़ा हो सकता है। तो सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हालांकि अभी आपने इसके बारे में बड़े अच्छे से बहुत डिटेल से बताया, लेकिन फिर भी आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि अगर कोई फ्रेश एंट्री इसमें करना चाह रहा है या जिसके पास पहले से स्टॉक्स हैं, वो क्या इसमें स्ट्रेटेजी रख सकते हैं सर, खासकर अगर कोई फ्रेश एंट्री इसमें करना चाहे तो? देखिए, इसमें आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक और चीज देखने को मिलेगी जो मैं मिस आउट कर गया था, एआई। और जी एआई में आप देखिए गवर्नमेंट का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आ रहा है। ये भी एक बेनिफिशियरी बनता हुआ आपको दिख सकता है। तो बाकी की सारी बातें तो शो को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो सब सुन ही पाएंगे। इसमें जिस तरीके से अभी टेक्निकली पॉइज्ड है, हो सकता है आपको लोअर लेवल्स पे देखने को मिले और वो थोड़े से अट्रैक्टिव लेवल्स हो जाएंगे। 1303, 1303 से 1330, 1330 के लेवल में जब भी आपको स्टॉक देखने को मिलता है, डेफिनेटली आप इसमें एंट्री बना के रख सकते हैं। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये पोजीशन बनाइएगा, एज ए ट्रेडिंग बेट मत बनाइएगा। अभी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी ये पर्टिकुलर कंपनी देती हुई दिख सकती है। ओके, तो ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर रचित सर की राय। अगला जो बजिंग स्टॉक है वो है एथर एनर्जी। दरअसल कंपनी ने न्यू जेन अपग्रेडेड स्कूटर्स इनको अनवील किया है और कम्युनिटी डे 2025 के मौके पर इन स्कूटर्स को जो है वो अनवील किया गया है। साथ ही जो इनका स्कूटर है रिश्ता, इसमें टच स्क्रीन डैशबोर्ड और नए कलर कुछ ऐड किए गए हैं और FY26 तक जो स्टोर्स की संख्या है वो 700 करने का टारगेट है और ईवी मार्केट शेयर जो है वो 20% टारगेट लेकर जो है एथर एनर्जी चल रही है। तो रचित सर, एथर एनर्जी, इस पर आपका क्या नज़रिया है सर? देखिए, ईथर एनर्जी, आप जिस तरीके से ये पर्टिकुलर काउंटर मूव कर रहा है, वन साइड ही मूव करता हुआ जा रहा है। 496 पे चल रहा है। अब कुछ बैकग्राउंड, कुछ पेडिग्री जो इसकी सपोर्टिव है वो अपनी जगह है। अगर आपके पास है तो मैं आपको बोलूंगा, जहां आपको एक बार प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, फ्रॉम हियर टू 524 528 लेवल्स आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री की हम बात करें तो मैं बोलूंगा अभी नहीं। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट फ्रेश एंट्री यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा कूल ऑफ करता है, ऑफ हाइज होता है, 424 लेवल्स पे आता है, वहां पे हम देख सकते हैं। और 424 में मैं कहूंगा कंप्लीट एंट्री नहीं, एक बार उन लेवल्स पे आए स्टैगर्ड मैनर में अपनी एंट्री करना चालू करिएगा। और एक बार एंट्री करने के बाद आप शो के माध्यम से आके और हमसे पूछ सकते हैं कि आगे क्या करना है। फॉर द टाइम बी, इफ यू हैव इट, बुक प्रॉफिट्स। इफ नॉट, डू नथिंग अबाउट इट। नीचे आएगा तब देखेंगे। ओके, तो अगर किसी के पास एथर एनर्जी के शेयर्स हैं तो आप इस लेवल से और 525 के लेवल तक जो है अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री की सलाह फिलहाल रचित सर नहीं दे रहे हैं और अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 424 के आसपास से आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं।
अगला जो बजिंग स्टॉक है सर वो है सीजी पावर। दरअसल शेयर 7 महीने के हाई के आसपास यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। आज भी शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, 3 से 4% के आसपास शेयर में उछाल है। इसका रीज़न ये है कि जो सब्सिडरी है सीजी सेमी, इसने 28 अगस्त को सानंद में ओसेट सुविधा अपनी लॉन्च की है और लॉन्च के बाद से 2 सेशन में ही इन शेयरों में 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। खास बात यह है कि जो प्रोजेक्ट है जो सानंद में लॉन्च किया गया है उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार का कंपनी को सपोर्ट है। इसी के साथ मॉर्गन स्टैनली ने इस स्टॉक पर ओवरवेट की रेटिंग दी है। बेस केस में जो टारगेट प्राइस दिया है वो दिया है 799 रुपये और बुल केस में 1044 रुपये का यहाँ पर टारगेट प्राइस दिया गया है, जो अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक में दिखाता है। तो रचित सर, सीजी पावर, इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीजी पावर भी एक अच्छा, इसने बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। मैं समझता हूं अभी आपको और मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। इनिशियली अगर आप बोलेंगे सॉरी, सबसे पहला लेवल तो वो आता है कहीं ना कहीं 756 को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको लेवल दिखा सकता है 860 तक के। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना भी चाह रहे हैं तो आपको मैं एक चीज सुझा देता हूं, इस तरीके से लीजिएगा कि यहां से आप खरीदना चालू करें और किसी भी करेक्शन में अगर आपको 686 तक भी आता हुआ दिखे तो और अपनी बाइंग कर ले। एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है, बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है एट लोअर लेवल्स, और हायर लेवल्स पे एग्जिट के बारे में सोचा जा सकता है। ओके, तो अगले बजिंग स्टॉक की तरफ से बढ़ते हैं, ओला इलेक्ट्रिक। हालांकि इसके बारे में भी अभी रचित सर से बात की थी हमने। शेयर में आज 11% से ज़्यादा की तेज़ी है, इवन 11.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। 5 सेशन में ही 20% से ज़्यादा जो है वो शेयर चढ़ता हुआ नजर आया है। दरअसल इसका रीज़न एक ये माना जा रहा है कि कंपनी को जो जेन 3 S1 स्कूटर है इस रेंज के लिए PLI सर्टिफिकेशन जो है वो सरकार से मिल गया है और इसमें क्या है कि सरकारी इंसेंटिव मिल सकता है और इससे जो कंपनी की जो लागत है, स्ट्रक्चर है और जो मार्जिन है, ये थोड़े से बेहतर होते हुए नज़र आ सकते हैं, जिनकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक में तेज़ी देखने को मिल रही है। रचित सर, हालांकि इस बारे में आपसे बात भी हुई थी, फंडामेंटल्स को लेकर आपने इसके बारे में अच्छे से बताया था। तो हम फ्रेश एंट्री पर बात कर लेते हैं कि अगर कोई फ्रेश एंट्री स्टॉक में करना चाहे तो क्या की जा सकती है या फिर अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जो टेक्निकल एनालिस्ट हूँ जो इस पे सही तरीके से स्टडी कर पाए, आई एम श्योर, मतलब आते हैं, मैं भी उनके साथ शो करता हूँ, एक बार वो ज्यादा बेटर राय देंगे। आई एम एक्चुअली रॉन्ग मैन टू कमेंट, मैं इससे दूर ही रहूंगा। मेरी पर्सनल चॉइस है ही, बट मेरे को समझ में नहीं आता ये पर्टिकुलर काउंटर। ओके, ठीक है सर। हालांकि इसके बारे में डिटेल में बात हो चुकी है। अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप थोड़ी देर बाद जो है हमारा शो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप उसमें देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक पर सर ने डिटेल में किस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक के बारे में समझाया था। अगला जो बजिंग स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। दरअसल इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अहम प्रस्ताव के खिलाफ एक वोटिंग की है। 2 नॉमिनी डायरेक्टर्स को शामिल करने का जो प्रस्ताव था वो खारिज हो गया है और प्रस्ताव को RBI बैंक के बोर्ड से मंजूरी जो है वो मिल चुकी थी। अब करीब करीब 54% शेयरधारकों ने बैंक के AOA में बदलाव के खिलाफ यहां पर वोटिंग की है। राजीव आनंद की MD और CEO के पद पर नियुक्ति को फिलहाल मंजूरी मिल गई है। तो सर, इंडसइंड बैंक, इस पर आपका नज़रिया जानना चाहेंगे इन्वेस्टर्स भी, और जो हमारे लाइव दर्शक देख रहे हैं ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। देखिए, कंप्लीट स्टे अवे है, मैनेजमेंट सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं लगती है। उसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको रिआइटरेट करता हूं, लुकिंग एट द रिजल्ट्स, जिस तरीके से इनका एक अंडर परफॉर्मेंस है जो आपको दिख रहा है, आप देखें उस अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद 50 के पी पे है। वी हैव बेटर बैंक्स, वी हैव HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक 20-19 इस पीई पे मिल रहे हैं, एक्सिस बैंक 11 के पीई पे मिल रहा है। दो कोटक बैंक ने भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, HDFC ने भी दिखाया है और एक्सिस बैंक ने भी दिखाया है। द बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तो पूरा ही अंडर परफॉर्म किया है। बट उस अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी जिन वैल्यूएशन इंडसइंड बैंक के, स्टे अवे वुड बी द राइट कॉल। कुछ भी नहीं करना है जब तक क्लैरिटी नहीं आती, रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं होते। कंप्लीट स्टे अवे इज द राइट वे टू हैंडल इट।